Student, due to some technical error, so our study, our discussion suddenly became stop due to network problem. So again, I am making continuation to that video. So you just take it as part 1 and part 2. Now we start part 2 because this one will be now new recording. So okay, so starting from that point where we have just stopped discussion due to technical error. So from that, and just I am making it continue carrying forward from that point. दैट इज़ हम लोग बात कर रहे थे बार ग्राफ की, कि बार ग्राफ आपने 6 में भी किया, 7 में भी किया। उसमें हम लोग क्या करते थे कि दो एक्सिस खींच लेते थे, एक्स और वाई। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होता है, दोनों जहाँ मिलते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। एक एक्सिस में हम लोग नेम लिखते थे, दूसरे में उसकी वैल्यूज़ लिखते थे जो दिए हुए डेटा में इंफॉर्मेशन हमारे पास होता था, और उसको रेक्टेंगल के रॉड जैसा, स्ट्राइप जैसा एक एक सूचनाओं को हम लोग दिखाते थे उस ऊंचाई तक जिस ऊंचाई तक किसी एक सूचनाओं का वैल्यू दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर 4 स्टूडेंट का बार ग्राफ खींचा गया है, किसने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखाया। एक्स एक्सिस पर नेम ऑफ स्टूडेंट को दिखाया जा रहा है, वाई एक्सिस पर उनके मार्क्स ऑब्टेन्ड दिखाया जा रहा है। उसके लिए प्रॉपर स्केलिंग किया जाता है। आप चूँकि ये ग्राफ पेपर पर बनाना है, ग्राफ पेपर के एक बड़े घर को आप एक यूनिट कहते हैं, तो एक यूनिट में हमने 5 मार्क्स लिया है वाई एक्सिस पर, जबकि एक्स एक्सिस पर नेम ऑफ स्टूडेंट्स है, इसलिए वहाँ पर कोई स्केल लिखना ज़रूरी नहीं है। ये स्केल हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ऊपर में कॉर्नर साइड में। तो ये लिख लेने के बाद ए का जो वैल्यू है वो ए का रेक्टेंगुलर रॉड ए के मार्क किए हुए जगह को उस ऊंचाई तक बढ़ाते हैं। जैसे ए के द्वारा यहाँ 20 मार्क्स ऑब्टेन्ड हुआ है, तो रेक्टेंगुलर स्ट्राइप को 20 के हाइट पर ले गए। बी के द्वारा मार्क्स ऑब्टेन्ड 30 हुआ है, तो बी का 30 तक गया। सिमिलरली सी के लिए 15 है, आप देख रहे हैं, और डी के लिए 10 है। तो इस तरह से जब हम इंफॉर्मेशन दिखाते हैं बाय रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स, व्हेन वी शो द इंफॉर्मेशन ऑफ गिवन डेटा, then such information representation, graphical representation is known as bar graph। इसे ही बार ग्राफ कहते हैं। और बार ग्राफ किस तरह के डाटा का बनाया जाता है, किस तरह के डेटा का, जिसमें कि एक इंफॉर्मेशन को दूसरे से कोई लिंक नहीं है। जैसे 4 अलग अलग बच्चे हैं, चारों के अलग अलग मार्क्स हैं, तो एक के मार्क्स को दूसरे मार्क्स से जुड़ने की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर सेपरेटली एक एक स्ट्राइप बनाया जाता है और 2 स्ट्राइप के बीच में एक गैप रखा जाता है समझने के लिए कि ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। तो देयर इज़ ए गैप बिटवीन each 2 stripes and that gap should be same for each time। ये गैप भी हमेशा एक जैसा रखा जाता है। तो इस तरह के प्रेजेंटेशन को हम लोग बार ग्राफ कहेंगे। नाउ कम टू अनदर रिप्रेजेंटेशन, जहाँ से बातें आपकी शुरू होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से संबंधित, वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी एक तरीका है किसी डेटा को दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का, प्रदर्शित करने का थ्रू रेक्टेंगुलर स्ट्राइप। उसी रेक्टेंगुलर स्ट्राइप के मदद से हिस्टोग्राम भी दिखाया जाता है। अंतर केवल ये होता है कि यहाँ पर 2 स्ट्राइप के बीच कोई गैप नहीं होता है। एक स्ट्राइप
दूसरे स्ट्राइप में बीच में एक कॉमन लाइन होती है जिससे वो सट जाते हैं. सो देयर इज़ नो गैप बिटवीन टू स्ट्राइप्स इन हिस्टोग्राम एंड रिमेनिंग थिंग्स आर सेम. यहाँ भी दो एक्सिस एक्स वाई खींचते हैं, ओरिजिन रहता है, स्केलिंग यहाँ भी करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशंस दिए हैं डेटा में उसके हिसाब से हम लोग उस रेक्टेंगुलर स्ट्राइप को उस ऊंचाई तक ले जाते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि यहाँ क्यों नहीं गैप होता है, वहाँ क्यों गैप हुआ, इस बात की भी समीक्षा करेंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन में बार ग्राफ बनाया जाता है और किस तरह के क्वेश्चन में हिस्टोग्राम बनाया जाता है. जब डेटा ऐसा हो जिस डेटा में एक इन्फॉर्मेशन का रिलेशन दूसरे से बंधा हो, फिर दूसरे का तीसरे से, इस तरह से जुड़ता जाए, आइसोलेशन नहीं हो, सेपरेशन नहीं हो, उस तरह के डेटा में हिस्टोग्राम बनता है. जबकि ऐसा डेटा जिसमें कि जो इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड किए गए हैं वो अलग अलग हैं, एक का अलग है, दूसरे का बिल्कुल अलग है, तो वहाँ पर बार ग्राफ बनता है. जैसे आपने पिछला उदाहरण देखा कि 4 अलग बच्चों का मार्क्स ऑब्टेन्ड बार ग्राफ से दिखाया गया. हिस्टोग्राम में आप ऐसा समझ लें कि एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने एनसी टेबल का बनाया था, आप याद कीजिए, उसमें क्या था कि 0 से 10 मार्क्स लाने वाले ग्रुप में 5 बच्चे हैं, फिर 10 से 20 लाने वाले 6 बच्चे हैं. इस तरह यहाँ क्या हो रहा है कि 0 से 10 एक ग्रुप है, तो दूसरा ग्रुप 10 से 20, यानी 10 जो है वो बॉर्डर लाइन है जो दोनों में शामिल है. तो जब हम रेक्टेंगुलर स्ट्राइप बनाएंगे 0 से 10 का, तो वो एक ऊंचाई तक जाएगा, और दूसरा जो रेक्टेंगुलर स्ट्राइप होगा वो फिर 10 वाली लाइन के साथ 20 की लाइन आएगी. तो 10 तो दोनों में आ गया, तो देयर इज़ नो गैप नाउ. इसी तरह 20 to 30 जब लेंगे और 30 to 40 लेंगे तो 30 फिर कॉमन लाइन होगा. इस कारण से इसमें गैप नहीं होता है. यहाँ पर स्केलिंग हम लोग लिखते हैं, वो स्केल यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ देखिए, और उसी तरह रेक्टेंगुलर स्ट्राइप दिए हुए इंफॉर्मेशन से खींचते हैं. तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हिस्टोग्राम कहेंगे, और हिस्टोग्राम हम लोग दिए गए डेटा का बना सकते हैं. अब इसमें एक सिंबल होता है स्टूडेंट, इस तरह का मैं यहाँ बना रहा हूँ, गौर करें आप, जेड जैसा. ये सिंबल किंग कहलाता है, इसका नाम है किंग. ये सिंबल का यूज़ क्या है? ये सिंबल का यूज़ है कि जैसे मान लीजिए आपका डेटा 0 से शुरू नहीं हो रहा है, एक बहुत दूर से शुरू हो रहा है, और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं वो फिर लगातार हैं, लेकिन पहला वैल्यू ओरिजिन से बहुत दूर है, 0 से बहुत दूर है. तो ऐसे में क्या होगा कि या तो हमें बहुत बड़ा ग्राफ पेपर चाहिए होगा 0 से दिखाने के लिए, और फिर जो हमारे ज़रूरत की चीज़ है वो बहुत देर बाद मिलेगा. तो इन बातों से बचने के लिए ये किंग का यूज़ किया गया है कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाए, मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन जो है वो 800 से शुरू होता है, जो डेटा है उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो 800 से शुरू होके 800 है मिनिमम वैल्यू, फिर 812, 815, 820, 830, इस तरह से फिर आप देख रहे हैं कि आगे 850 तक गया है. तो नाउ यू कंसीडर दिस क्वेश्चन that our data given is having the smallest value 800 and the greatest value is 850.
इसका मतलब हमारा डेटा 800 से शुरू होके 850 तक गया है, उसके बीच में सारे चीज़ हैं, लेकिन 800 के पहले कुछ नहीं है। तो जब हम ग्रुप इसका बनाएंगे तो वो तो 800 से शुरू होगा, और यदि हम उसका हिस्टोग्राम बनाएंगे तो फिर 0 से इस जो डिवीज़न करेंगे एक्स एक्सिस का, तो वो तो हमको 800 तक जाना होगा। तो इससे बचने के लिए ये किंक लगा देते हैं हम लोग एक्स एक्सिस में ऐसे, ठीक है। तो इस किंक का मतलब हुआ कि आपने 0 से 800 तक की सूचनाओं को एक घर में समेट कर रख दिया, कंप्रेस कर दिया। और अब आप ग्रुपिंग 800 से शुरू करके, मान लीजिए 10-10 का ग्रुप बनाना है तो 800 to 810, फिर 820, फिर 830, इस तरह आप बांट सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ये किंक वाई एक्सिस में भी लगाएंगे, दोनों में लगाएंगे यदि दोनों में इस तरह का वैल्यूज़ है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ किंक। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ, and you have also noticed that what is the difference between bar graph and histogram. So both are the way of representing the information through rectangular stripes. The difference is, in case of bar graph there is a proper gap between each stripe, whereas in case of histogram there is no gap. ठीक है, तो आपने ये बहुत अच्छे से समझा कि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ किस तरह के डाटा में कौन सा बनता है और दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों में ही इन्फॉर्मेशन को, डेटा को दिखाने का एक तरीका है ग्राफ में रेक्टेंगुलर स्ट्राइप के द्वारा। अंतर ये है कि बार ग्राफ में हर दो स्ट्राइप के बीच एक निश्चित गैप होता है, सेपरेट होते हैं रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स, रेक्टेंगुलर रॉड्स, जबकि हिस्टोग्राम में ये कोई गैप नहीं होता है, सारे स्ट्राइप्स एक दूसरे से सटे होते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज कॉल्ड पाई चार्ट और पाई डायग्राम और सर्कल डायग्राम, जो भी नाम दें आप, क्योंकि ये सर्कल के द्वारा दिखाया जाता है। किसी डेटा के इंफॉर्मेशंस को एक सर्कल में अलग अलग टुकड़ों के द्वारा दिखाया जाता है। और आप यहाँ ये भी जान लें कि सर्कल को जब हम रेडियस खींचकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो हर एक टुकड़ा सेक्टर कहलाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम किसी डेटा के इंफॉर्मेशंस को एक सर्कल में अलग अलग सेक्टर्स के द्वारा दिखाते हैं तो ये डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका पाई चार्ट कहलाता है। ठीक है, तो पाई चार्ट क्या है? पाई चार्ट है शोइंग द इंफॉर्मेशंस ऑफ ए गिवन डेटा in by different sectors in a circle is called pie chart। और ये टुकड़े सर्कल में जो करते हैं, जो सेक्टर्स मैंने कह रहा हूँ, वो किस आधार पर करते हैं? तो वो सेंटर पर एंगल जितना बनता है सूचनाओं का, उसके आधार पर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी दिए हुए डेटा का पहले हमको हर इंफॉर्मेशन का सेंटर का एंगल निकालना होगा। सपोज कीजिए कि 4 चीज़ है ABCD, कोई 4 चीज़ है, तो A की जो सूचना है उसका सेंट्रल एंगल कितना होगा ये पहले निकालना होगा। B का कितना सेंट्रल एंगल होगा, C का कितना होगा, D का कितना होगा। अब क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन फाइंड दिस सेंट्रल एंगल। इस सेंट्रल एंगल का मतलब आप समझ रहे हैं, सेंटर पर एंगल जो उस टुकड़े में शामिल है, उसको चूँकि आपने उस टुकड़े को सेक्टर भी कहा है तो आप उसको सेक्टर एंगल भी कह सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो आइदर वी फाइंड सेंट्रल एंगल
और वी फाइंड सेक्टर एंगल। कैसे करेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला है कि चूँकि सेंटर पर टोटल ऑल अराउंड यहाँ पर टोटल 360 डिग्री एंगल होता है 360, तो ये 360 के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। मान लीजिए कि ए की सूचना 90 है, कोई चीज़ है ए जिसकी सूचना दिए हुए गिवन डेटा में 90 है। उसी तरह बी की अपनी सूचना है 60 है, सी की अपनी कुछ सूचना है 80 है। इस तरह से सभी का इन्फॉर्मेशन आपके पास है। उसका टोटल भी दिया हुआ है, ना दिया है तो हम खुद कर लेंगे टोटल, उस इन्फॉर्मेशन का टोटल कितना है। और अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि जैसे ए का सेंट्रल एंगल निकालना है तो ए की अपनी वैल्यू डिवाइडेड बाय उस डेटा की टोटल वैल्यू इंटू 360। एक बार फिर सुने आप, सेंट्रल एंगल इक्वल टू ओन वैल्यू मीन्स जिसका आप निकाल रहे हैं उसकी अपनी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू into 360. So with the help of this formula हम लोग क्या करते हैं, जो सूचनाएं दी गई हैं उसमें हर इवेंट की अलग अलग सेंट्रल एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर अपनी चॉइस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। उस सर्कल में एक रेडियस ले लेते हैं और जो ए की सूचना है जितना सेंट्रल एंगल आया उतना प्रोटेक्टर रखकर सेंटर पर वो एंगल ड्रॉ करके बना लेते हैं। फिर बी की सूचना जो है फिर हम लोग अपनी नोटबुक को थोड़ा घुमा लेंगे और जो नया रेडियस अभी ड्रॉ किया आपने ए का, उसको बेसलाइन बना के फिर बी कितना एंगल है वहाँ प्रोटेक्टर रख के फिर बी का एंगल बना लेंगे। इस तरह फिर बी का जो नया रेडियस आएगा उसको बेसलाइन मानकर सी का नया जो एंगल निकला वो बना लेंगे। इस तरह से देखेंगे आप लास्ट इन्फॉर्मेशन का अपने आप एक टुकड़ा बच जाएगा, जिसकी जितनी एंगल आपने निकाला है उतना ही बच जाएगा। इस तरह से ये सर्कल आप देखिए, यहाँ पर कोई 5 इवेंट का ये दिखाया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट का देखिए 110 है सेंट्रल एंगल, सेकंड का 100 है, थर्ड का 60 है, फोर्थ का भी 60 है और अपने आप 30 बच गया फिफ्थ का। तो वो एंगल प्रोटेक्टर से रख के बना लेंगे। फिर हर एक टुकड़ों को आप सुंदर होगा अलग अलग कलर से आप सेट कर दीजिए, तो एक रंग बिरंगा आपको सर्कल में एक चीज़ देखने को मिलेगा, जो आप पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में भी देख सकते हैं। मैंने उसमें डाला हुआ है, तो आप खुद बनाएंगे। तो ये जो प्रेजेंटेशन हुआ ये पाई चार्ट कहलाता है। अब आपके एक्सरसाइज में पाई चार्ट बनाना भी है और एक दो क्वेश्चंस हैं जिसमें पाई चार्ट बना हुआ है और उसे देखकर प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो जैसे इसी में कैसा क्वेश्चन हो सकता है, सपोज कीजिए यही पाई चार्ट आपको दिया हुआ है, तो इसमें कैसा क्वेश्चन हो सकता है। तो जैसे हम यदि पूछें कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसका है, तो आप कैसे बोलेंगे? तो सबसे बड़ा हिस्सा जिसका है या सबसे बड़ा सेंट्रल एंगल जिसका है, तो स्वाभाविक है आप जवाब देंगे कि सर 110 वाले का है, जिसका सेंट्रल एंगल 110 है। सिमिलरली यदि हम कहें कि सबसे कम इन्फॉर्मेशन किसका है, तो आप जवाब देंगे सबसे छोटे का। फिर क्वेश्चन होगा कि यदि हम लोग इसको अभी A B C D E मान लें, तो हम ये कहेंगे कि सपोज़ कीजिए कि ये 5 बच्चे का मार्क्स ही है, उसी का ये पाई चार्ट बनाया गया है। तो भाई सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, तो ए का है।
सबसे कमज़ोर प्रदर्शन किसने किया? तो ई ने किया। तो इस तरह के कुछ छोटे बड़े प्रश्नों के जवाब देने हैं जो बहुत आसानी से बन जाता है। तो यहाँ आकर हम लोग पाई चार्ट में 2 तरीके का सवाल मिलेगा हमें। एक पाई चार्ट बनाने का, टू कंस्ट्रक्ट द पाई चार्ट फॉर गिवन डेटा, एंड दूसरा कि फ्रॉम द गिवन पाई चार्ट, कि पाई चार्ट दिया है, यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए रहेंगे। इसमें और थोड़े बड़े क्वेश्चन कैसा होगा, तो जैसे आप ये बताएं कि ए ने कितना अंतर है, ए ने कितना अधिक मार्क्स लाया डी से, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उसमें हमको ए का मार्क्स निकालना होगा, बी का मार्क्स निकालना होगा, और डी का निकालना होगा, और फिर ए का चूँकि ज़्यादा है तो उसमें डिफरेंस मतलब माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन होता है कि ए का मार्क्स कैसे निकालेंगे। ए की तो सूचना यहाँ दी गई है केवल सेंट्रल एंगल की, तो वो भी आसान है। आप वही फॉर्मूला यूज करें जो हमने अभी बोला, ओन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू सेंट्रल एंगल निकालने में 360। आज यदि मार्क्स निकालना है तो इनटू टोटल मार्क्स, और ए की अपनी वैल्यू, तो ए का सेंट्रल एंगल 110 है, डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल जब आप ए का एंगल ले रहे हैं तो एंगल भी टोटल लेना होगा, तो डिवाइडेड बाय 360 इनटू टोटल मार्क्स दिया रहेगा कि पांचों के टोटल इतने हैं। तो इस तरह से ए का मार्क्स निकाल लेंगे। डी का कैसे निकालेंगे, तो डी की अपना सेंट्रल एंगल, चूँकि हमारे पास सेंट्रल एंगल की जानकारी है तो डी का सेंट्रल एंगल लिखेंगे। चूँकि सेंट्रल एंगल ले रहे हैं तो नीचे टोटल भी उसी इवेंट का लेना होगा, तो टोटल सेंट्रल एंगल 360 है, आपको ना भी बताया जाए तो भी जान जाएंगे, इनटू टोटल मार्क्स फिर दिया हुआ, उससे इनटू कर लें तो आपको डी का मार्क्स पता चल जाएगा। इस तरह से आप डिफरेंस निकाल लें तो आप ये बता सकते हैं कि ए ने कितना अधिक मार्क्स लाया डी से। कभी कभी क्वेश्चन में परसेंटेज दिया रहता है, तो उस समय आपको दिमाग में होना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब है कि टोटल 100 है, तो ए का अपना जो परसेंट है, जैसे 25% है तो मान ले रहे हैं हम लोग, तो 25% मतलब ए का अपना 20 है, डिवाइड बाय परसेंट ले रहे हैं तो नीचे टोटल होगा, चूँकि परसेंटेज में टोटल 100 होता है, इनटू टोटल जो चीज़ का दिया है वो लिख दीजिए। तो मतलब कहने का कि वही फॉर्मूला हर जगह क्वेश्चन आंसर करने में भी हेल्पफुल होगा। आई थिंक स्टूडेंट इट इज़ वेरी क्लियर नाउ। Now come to the last heading of this topic, data handling. There is one heading, probability. So हम लोग कुछ बात कर लें प्रोबेबिलिटी की, हालांकि इसकी फिर ये भी ऐसा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी जो आगे के क्लास 11-12 तक भी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि कोई एक्टिविटी आप करते हैं तो कोई चीज़ रैंडमली होने का कितना चांस है, व्हाट इज द चांस ऑफ हैपनिंग समथिंग, ये हम निकालते हैं, इसी को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। द चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। मतलब छोटे बच्चों को समझने के लिए, जैसे क्या सर इसमें चांस की क्या बात है, तो जैसे आप लूडो डाई, सबसे आसान क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है कि लूडो आप खेलते हैं तो लूडो की एक डाई होती है जिसकी मदद से लूडो खेलते हैं। तो लूडो डाई को एक डब्बे में रखकर हम लोग थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, और जो डिजिट आता है वो उसके अनुसार हम लोग खेल को आगे बढ़ाते हैं। और आपको ये पता है कि लूडो के डाई में 6 फेस होता है जहाँ पर डॉट्स बने होते हैं, कहीं 1 का डॉट, कहीं 2 डॉट्स, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6। ठीक है।
अब आप लूडो डाई डब्बे में करके सोच रहे हैं कि अच्छा 5 हमको चाहिए, तो 5 आने का कितना चांस है, इस बार जो थ्रो करेंगे तो 5 आएगा कि नहीं। तो आप 100% तो नहीं कह सकते हैं कि आएगा ही, गारंटी के साथ तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। हाँ, 5 आएगा ये संभावना है, लेकिन क्या 6 नहीं आएगा? हाँ, 6 आने का भी संभावना है। क्या 2 नहीं आ सकता? बिल्कुल 2 भी आ सकता है। तो संभावना कितनी है ये जानना है, इसी को तो प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसके लिए आपको 2 टर्म समझना होगा। पहला तो आते हैं आउटकम्स पर, कि आउटकम्स क्या होता है, किसे कहते हैं आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब है कि कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जैसे आप लूडो डाई फेंक रहे हैं, तो उसमें क्या क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या क्या रिजल्ट, जितनी रिजल्ट संभव है वो सबको यदि हम ले लें तो वो सब आउटकम्स कहलाएगा। तो जैसे लूडो डाई, एक डाई की बात मैं कह रहा हूँ, ऐसे भी 2 डाई होने से डाइस बोला जाता है, क्योंकि डाई का प्लूरल डाइस होता है। सो इन थ्रोइंग ए डाई क्या क्या संभावना है? तो सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, 7 भी आ सकता है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। 0 आ सकता है? बिल्कुल नहीं। तो 0 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये वहाँ है ही नहीं। तो इसको तो कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। हाँ, जो आ सकता है वो चांस है 1 से लेकर 6 तक। तो वही तो जानना है कि रैंडमली 5 आने का कितना चांस है, 6 आने का कितना चांस है, प्राइम नंबर्स आने का कितना चांस है, कंपोजिट नंबर आने का कितना चांस है, कोई नंबर 1 से बड़ा होगा ये आने का कितना चांस है। तो ये सब निकालने के लिए हम लोग 2 चीज़ पता है, एक है फेवरेबल आउटकम्स और एक है टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स तो आपने देख लिया, अभी सीख लिया। टोटल आउटकम्स उसी को कहते हैं जो जितना उसमें आउटकम संभव है। और आउटकम्स आपने समझ चुका कि जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसमें जो जो रिजल्ट आ सकता है, पॉसिबल है, वो सबको लिस्ट कर देना टोटल आउटकम्स होता है। तो जैसे लूडो डाई में टोटल आउटकम्स हुआ 1 से लेके 6 तक। ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स होता है जिसके फेवर में हम सोचते हैं, बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कंपोजिट नंबर आने का चांस, तो वहाँ पर हमको देखना होगा कि कौन कौन कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर आप जानते हैं वहाँ 2 ही है लूडो डाई में, एक 4 है क्योंकि 4 से ही कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता है, और दूसरा 6 है। तो जब हम कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो फेवरेबल हमारा 4 और 6 होगा। यदि हम प्राइम नंबर की बात करेंगे तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन बन जाएगा? 2 बनेगा, 3 बनेगा, 5 बनेगा, क्योंकि ये तीनों प्राइम है। यदि हम ऑड प्राइम नंबर की बात करेंगे तो 3 और 5 होगा। यदि हम इवन प्राइम नंबर की बात करेंगे तो केवल 2 होगा, क्योंकि 2 ही एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। तो ये कहलाया फेवरेबल आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी यानी चांस ऑफ गेटिंग समथिंग, चांस ऑफ हैपनिंग समथिंग, ये कैसे निकालेंगे? तो जिसका जानना है चांस, जिसकी प्रोबेबिलिटी जाननी है, उसकी संख्या ऊपर लिखनी है, उससे लिखनी है। नोट कीजिए यहाँ पर यह बात बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे ऊपर या नीचे क्या लिखेंगे तो उसकी संख्या लिखनी है, गिननी है कि हाउ मेनी दे आर। जैसे मान लीजिए कि हमको कंपोजिट नंबर का चांस जानना है कि रैंडमली इफ़ वी थ्रो ए डाई
then what is the chance of getting composite number? तो कंपोजिट नंबर आप सुन लिए, 2 है, 4 और 6। तो 4 और 6 नहीं लेने हैं, उसकी संख्या लेनी है 1, 2, यानी 2 ऐसे हैं जो कंपोजिट नंबर हैं। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ऊपर लिखिए, तो ऊपर 2 लिख दिए, और नीचे नंबर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो 6 हैं, उसको भी गिन के लेना है। तो आपने कहा कि टोटल आउटकम्स 6 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 हो गए, यानी उनके नंबर्स लेने हैं, रिमेंबर इट। अब आप ये निकाल लें तो आपको पता चल जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग composite number equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, that is equal to 2/6, और वो कट के 1/3 हो गया, यानी 1/3 चांस है। तो सर 1/3 चांस का क्या मतलब? तो आप परसेंट में बदल दीजिए, 100 से इंटू कीजिएगा तो 33.3, यानी 33.3% चांस है कि आपको कंपोजिट आ सकता है। उसी तरह हम लोग प्राइम नंबर का निकालें तो क्या होगा? प्राइम नंबर तो वहाँ 3 है, क्योंकि हमको तो संख्या लेनी है, तो फेवरेबल इवेंट 3 हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट 6 है, तो 3/6 कट के 1/2 हो गया। परसेंट में देखिए तो 100 से इंटू कीजिए, 50% हो गया, यानी 50% चांस है कि आपको प्राइम नंबर मिल सकता है। आइए 1-2 और उदाहरण समझ लें इसी में, कि मान लीजिए हमको इवन प्राइम का निकालना है, तो इवन प्राइम का फेवरेबल ऊपर लिखना है, तो इवन प्राइम तो एक ही है, तो ऊपर 1 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल 6, 1/6 है, यानी 16.6% के आसपास है। सो इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जो यहाँ पर फॉर्मूला के रूप में लिखा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes। उसको शॉर्ट में आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, P नीचे E सफिक्स में, यानी probability of any event is equal to NF ब्रैकेट में। NF का मतलब, N मतलब नंबर, F मतलब फेवरेबल आउटकम्स, कि फेवरेबल आउटकम्स को नहीं लेना है, उसके नंबर्स को, डिवाइडेड बाय NT माने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस है बहुत आराम से बन जाएगा। फिर हमने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है उसमें भी सॉल्व करके एक आध क्वेश्चन दिया है, और आपके की नोट्स भी मैंने बनाया है आपके लिए, हाँ, जिसको की पॉइंट्स कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कह सकते हैं, लर्निंग आउटकम्स कह सकते हैं, कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, उसमें भी एक आध सवाल बनाकर हम दिखाए हैं। तो स्टूडेंट, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया हुआ होगा, और आप इसे देखकर, पढ़कर बहुत उत्साहित होकर डेटा हैंडलिंग चैप्टर का हर क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसा हमको उम्मीद है, विश्वास है। और सभी लोग लाइक करेंगे, यदि आपको सही में अच्छा लगा आप अपने दोस्तों को बताएंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे आपको हमारा हर नया वीडियो यूट्यूब का वो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध हैं हमारे नाम से, और आप आराम से उसको सर्च कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आई do assure, I do hope that now you are well encouraged in solving this chapter, and thanks for watching my videos. So don't forget to like, comment, share and subscribe. Thanking you. Okay, it's nice. Have a nice day.